जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हुए आ रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन था हमारे पास में। अभी हम उसी के तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। बड़े ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारी इकोनॉमिक्स की आपका दो क्लासेस क्या मतलब 1.5 ही क्लासेस होंगी, ऐसे समझो, उतने में कवर हो जाएगा वो। तो शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़ना और डेटा को बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर वो आयोजित हुआ था? तो कांग्रेस के हमेशा आप लोगों को चार अधिवेशन पता होने चाहिए पहले, कि भैया पहला अधिवेशन कांग्रेस का होता है 1885 में, दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, तीसरा हुआ 1887 में, ठीक है, और चौथा हुआ 1888 में। तो क्या बोलते हैं? पहला बक मई, बक मई, बक मई याद रख लेते हैं। तो कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, कलकत्ता में, साथी आपका क्या बोलेंगे? कलकत्ता में भी है। फिर आपका क्या बोलोगे? मद्रास में और इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। जो पहले में अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहले में थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरे में कौन अध्यक्ष थे आपका? क्या बोलेंगे? दूसरे में भैया दादा भाई नौरोजी। किस समुदाय से थे दादा भाई? आप बोलेंगे भैया दादा भाई नौरोजी जो थे वो आपका पारसी समुदाय से थे, यानी पहले पारसी अध्यक्ष बने। फिर आपका कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी, यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। और फिर आपका चौथे के समय कौन थे? जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। तो ये चार अध्यक्ष रहे। पूछा जाता है पहले में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से 39 कौन थे? एडवोकेट थे। मतलब ज्यादातर जो पूछा जाता है कांग्रेस की प्रथम बैठक में जिन लोगों ने शामिल लिया था उसमें अधिकांश कौन थे? तो आप कहेंगे भैया वो अधिवक्ता थे, एडवोकेट थे। इसमें आपका 434 सदस्यों ने भाग लिया, पहले और दूसरे के इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 600, फिर आपका 1200 सदस्य, ऐसे होते चले गए। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था कांग्रेस का? तो क्या बोलेंगे भैया? बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में आयोजित हुआ था। मुंबई नहीं है तो बॉम्बे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ कांग्रेस की जो स्थापना हुई उस समय पर आपका कौन मेरे दोस्त वायसराय था? तो आप कहेंगे भैया डफरिन था। कौन संस्थापक है कांग्रेस का? तो ए ओ ह्यूम है, एडम क्या बोलेंगे उसको? एलन ऑक्टिवियम ह्यूम है, ठीक है। कांग्रेस 1885 में बनी, 28 दिसंबर 1885। किस कॉलेज में सम्मेलन हुआ था? तो भैया गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था आपका। अगर मैं आपसे पूछूं कांग्रेस का पहले नाम क्या था? आईएनसी एकदम से नहीं बनी, तो 1884 में, 1884 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो एओ ह्यूम ने बनाई थी। उसका क्या नाम था? भैया उसका नाम था INU, इंडियन, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या नाम था उसका? वही बाद में INU क्या बन गया आपका? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, INC बन गया 1885 में। तो 1884 में उसका क्या नाम था? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। थैंक यू आप सभी को, हैप्पी टीचर्स डे बोलने के लिए। और क्या बोले, मतलब पढ़ाना ही काम है टीचर का, तो उतना भर काफ़ी है। तो ध्यान पढ़ाई पे लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारा थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। सर क्लास पर इकोनॉमिक्स दिखा रहा है थंबनेल पर, देखना थंबनेल पर इकोनॉमिक्स दिखा रहा है क्या? मैंने 3 क्लास बोली थी उनसे, हैं? देख लो, उसको चेंज करा देना, हिस्ट्री 3 करा देना। हाँ तो बदलवाओ इसको, पूछना उनसे क्यों भाई, मैंने जब 3 बोला तो क्यों लगाया ऐसे। चेंज करा दो, कोई नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू मेरे साथी, ठीक है। आगे आगे। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? दादा भाई नौरोजी बताएंगे, क्या बोलेंगे जी? लाहौर अधिवेशन 1885, बॉम्बे अधिवेशन 1889। तो क्या बोलेंगे भैया? वो तो अगले वर्ष रहे थे कलकत्ता में 1886 में, 1886। 1893 लाहौर में भी वही अध्यक्ष रहे, 1906 कलकत्ता में भी वही अध्यक्ष रहे। तो कितनी बार रहे हैं कुल मिलाकर के? 3 टाइम्स रहे हैं, 3 बार वो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे कभी भी पूछे पूर्ण स्वराज की बात कब हुई थी?
पूर्ण स्वराज की बात कब हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो बात हुई थी वो हुई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, सारे साथियों की तरफ से आंसर आए। आप कहेंगे भैया लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी थे, कोई दिक्कत? और जो मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की वो किसकी तरफ से की गई थी? M N राय की तरफ से, मानवेंद्र नाथ राय की तरफ से की गई थी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 में गाया गया क्या राष्ट्रगान को? बोलेंगे जी भैया, कलकत्ता में। कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1911 में? बोलो। 1911 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। 1907 में रास बिहारी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कांग्रेस जो है वो आपका इसमें नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? भैया जी 1907 में हुआ था। ठीक है, और नरम दल और गरम दल अलग हुए थे 1907 में, लेकिन एक कब हो गए थे? नरम दल और गरम दल एक कब हो गए थे? और साथ में मुस्लिम लीग भी आ गया था भैया 1916 में। तो 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। 1917 कलकत्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली महिला अध्यक्ष बनी यहाँ पर, पहली महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी पहली महिला अध्यक्ष? वो बनी एनी बेसेंट। क्या बोलेंगे? वो एनी बेसेंट बनी, एनी बेसेंट बनी। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया? वो एनी बेसेंट बनी। 1917 रास बिहारी घोष हो गए। 1911 में कौन बताइए जी? एक व्यक्ति ने दादा भाई नौरोजी को DBN लिख दिया है, बहुत कमाल की बात है। अभी किसी की तरफ से आंसर नहीं आया। 1911 कलकत्ता के समय अध्यक्ष। देखो हमारा जो साथी आपका राष्ट्रगान नेशनल एंथम बोलते हैं तो 1911 बोलेंगे। और नेशनल सॉन्ग बोलें, नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रगीत कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत जो गाया गया हमारा वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ये भी 1896, 1896 में। ठीक है, बोलेंगे जी फटाफट से, आंसर आना चाहिए। एनी बेसेंट आप सबने लिख दिया, फटाफट से बताएं। 1911 में जब आपका राष्ट्रगान गाया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया। विजन नहीं, रवि कुमार विजन नहीं थे, विद्या नारायण धर। बहुत बढ़िया, विद्या नारायण धर नहीं थे दोस्त, बिशन नारायण धर थे। कौन थे? बिशन नारायण धर। और यहाँ कौन थे? रहमतुल्लाह शानी थे, रहमतुल्लाह शानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। क्या बोलेंगे? आज़ादी से पहले कितनी महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? भैया एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? अभी आपने देखा 1917 कलकत्ता अधिवेशन। 1917 एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी भैया। 3 महिलाएं बनी। दूसरी महिला कौन है बताएंगे? दूसरी महिला तो वो बनी कानपुर में 1925 में, 1925 में। कौन बनी थी बताएंगे? भैया सरोजनी नायडू। लेकिन वो तो आयरलैंड की हैं एनी बेसेंट तो, और सरोजनी नायडू कहाँ की थी? भारत की। तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे कभी? प्रथम भारतीय महिला पूछ ले तो सरोजनी नायडू कहना है, सरोजनी नायडू कहना है। तो कौन तीसरी महिला थी? थर्ड वुमेन कौन बनी? तीसरी महिला आपका नलिनी सेनगुप्त। तीनों में 8-8 साल का अंतर है, तीनों में 8-8 साल का अंतर है। ये 17 में बनती हैं। ठीक है, 1917 कलकत्ता में। 8-25 और 8-33, 1933, 1933 ये भी कलकत्ता में बनी, ये भी कलकत्ता में बनी। लेकिन सरोजनी नायडू जी कौन से अधिवेशन में बनी थी? ये कानपुर में बनी थी। ठीक है, चौथी महिला अध्यक्ष बता सकते हो कोई? चौथी महिला अध्यक्ष कौन बताएगा? ये आज़ादी तक 3 ही बनी थी। आज़ादी के बाद में जो चौथी महिला बनी वो बनी 1960 दिल्ली के विशेष सत्र में। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, विशेष सत्र बुलाया गया था एक, इंदिरा गांधी जी को बनाया गया। और बाद में फिर 1978 में भी बनी थी। सोनिया गांधी भी रही हैं आज़ादी के बाद तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष, है ना। आगे आएंगे भैया। 104 में भारतीय महिला ही पूछा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैं देख लेता हूँ एक बार।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, ओ सॉरी, यही बात मैं आपको बता रहा था, अगर भारतीय पूछे तो क्या कहना है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, सिर्फ इतना पढ़ा, रियली सॉरी, माफ करेंगे, माफ करेंगे भाई साहब। दूसरी महिला 1925 में, तो ये तो पहली महिला है, लेकिन भारतीय थोड़ी है एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट तो साथ ही क्या है आपका, विदेशी है। तो पहली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। यही बात मैं आपको समझा रहा था और वही पूछी गई है, अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो ये कुछ अध्यक्ष और उनके वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैं पूछ लूं गांधी जी को, कांग्रेस का अध्यक्ष एक ही बार वो बने, कब बने थे, जरा बताएं। तो 1938 1939 में कौन, कांग्रेस, कांग्रेस के संकट के दिन है, ठीक है, बड़े मनमुटाव हुए इन दिनों में। 1938 में साथी आपका हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था गुजरात में, और इसको बोलते कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। क्या बोलते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन। ये एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर तो कौन अध्यक्ष थे आपका, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जी के थोड़े कठोर डिसीजंस थे, तो कांग्रेस के बाकी लीडर्स घबरा गए, तो बाकी लीडर्स इनके विरोध में आ गए। इन्होंने कहा अगले वर्ष भैया अब तुम चुनाव मत लड़ना, इन्होंने कहा नहीं चुनाव तो लड़ूंगा, मैं ही अध्यक्ष बनूंगा। तो पहली बार ऐसी स्थिति आ गई कि भैया गांधी जी को प्रचार करना पड़ा इनके खिलाफ। कौन कैंडिडेट था इनके वर्सेज में, जरा बताना भैया, क्या बोलोगे, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो गांधी जी ने उनके लिए बहुत प्रचार किया कि बी पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, लेकिन फिर भी वो 1377 वोट ही पाए, सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट मिले थे। लेकिन फिर कांग्रेस की जो आपका राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, उसके 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। उधर उन्होंने बोला कि भैया ठीक है हम भी छोड़ देते हैं इसको, तो यहाँ बड़ा मनमुटाव हुआ, इसीलिए इसको बोलते त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी संकट, एमपी के। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस जी छोड़ गए, त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया उन्होंने कांग्रेस से। तो इनकी जगह अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद, 1939 में। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कर लिया था, इनका स्थान लिया था। भाई जब ये इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो किसको बनाए, तो कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कर लिया आपका, उस जगह को ले लिया। अब ऐसा नहीं था राजेंद्र प्रसाद जी पहली बार अध्यक्ष बने थे, 1934 में भी रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष। तो क्या बोलेंगे आपका, किसको निर्वाचित किया गया था, तो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, आगे। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था, भारतीयों के आपका सेल्फ रिलायंस के लिए, या फिर साथी आपका किसके लिए, पूर्ण स्वराज के लिए, किए गए कार्यों के कारण, या बाहरी बहुमत, एक स्पेशल मेजोरिटी, या आपका बोले ओवरऑल विल आपका मेजोरिटी की वजह से। तो क्या बोलेंगे भैया, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता, ये बात याद रख लेना, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्या बोलेंगे, अध्यक्षता किसने की थी, एक वर्ड मिसिंग है इसमें, अध्यक्षता किसने की थी, हु वाज द प्रेसिडेंट, नेहरू जी थे क्या, 1929। आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रहे कभी कांग्रेस के अध्यक्ष, नहीं जी, ये 1924 बेलगांव, आप सबने आंसर दिया था, बेलगांव कर्नाटक में गांधी जी एक ही बार, जब वो पहली बार जेल से बाहर आए, हालांकि उनका पहला स्टेटमेंट था कि मैं राजनीति से नहीं जुड़ूंगा, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस को एक बार ज्वाइन किया था 1924 में। जो वो 1922 की सज़ा उनको मिल गई थी, ब्रूमफील्ड ने सज़ा सुनाई थी उनको 6 वर्ष की, लेकिन गांधी जी बीमारी की वजह से 2 साल बाद ही बाहर आ गए थे 1924 में, और आते ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने पहले, है ना, ठीक है। भैया आप जो महत्वपूर्ण चीजें इंपोर्टेंट बोलते हैं उसको बोर्ड पर लिख दिया करें, अरे ऐसे थोड़ी ना होता भाई, ये कौन सी बात हुई, आप एग्जाम से पहले आकर भी ये कोशिश करें कि मैं सारी चीजें बोर्ड पर लिखूं, मुंह से कुछ ना बोलूं, ठीक है, हम उसको बोलेंगे नहीं फिर, बोर्ड पे जो लिखेंगे सिर्फ उसी को बोल देंगे, ठीक रहेगा ये। अब बुद्धू, अरे बी ए स्मार्ट स्टूडेंट, तुम अब तक कहाँ सो रहे थे, अच्छे बच्चे बनो। तो क्या बोलेंगे जरा बताएं फटाफट से,
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बोलेंगे एक बार। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में कौन थे? यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस बात के लिए भी है, एक क्वेश्चन के लिए एक बच्चा बोल रहा है, मैं भी देखूंगा उसको 102 को, शायद उसमें कोई डाउट है, क्लियर कर लेंगे। ओके, ये बताओ मुझे, तो ये वर्ष पता बड़ा महत्वपूर्ण था 1931, क्योंकि ये लगभग आपका मार्च के एंड में हुआ, तो 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था देश में बताओ? आप कहेंगे भैया इस दिन शहादत हुई भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। तो ये उस समय का दौर है, यही वो है जहां पर भाई गांधी जी पर ये आरोप लगे कि भाई तुमने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहकर भी पक्ष नहीं रख सकता था, ठीक है, कोई आधार ही नहीं था पक्ष रखने का। तो यहीं पर लोगों ने गांधी जी को काले झंडे लिखाए थे। यहीं पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता, ठीक है। यही वह वर्ष है जब आपका 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब आप ये सोचते हैं कि मैं गांधी इरविन समझौते को लिखूं और आप नहीं जानते हैं और आपके पेपर के 4 दिन बचे हुए हैं, तो क्या कर लोगे फिर? गांधी इरविन समझौता, ऐसे स्टूडेंट ना बनो भाई, ये तो पहले पढ़ने की चीजें थी। क्या बोलोगे, गांधी इरविन समझौता किस डेट को हुआ ये बताना है आपको। 1931 में किस डेट को गांधी इरविन समझौता हुआ था? वेरी गुड वेरी गुड, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बोलिए जी। रुबीना जी ठीक आंसर है एकदम। चलें जी आगे। नेक्स्ट। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता रिक्त स्थान ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1916 में, या फिर एसी मजूमदार, क्या हो जाएंगे? एसी मजूमदार हो जाएंगे। एसी मजूमदार, ये याद रख लेना, अंबिका चरण मजूमदार का क्या क्या हुआ था? नरम दल, गरम दल एक हो गए थे, और साथ में कौन मिल गया था? मुस्लिम लीग भी इनसे आकर के मिल गया था, मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया था, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए जिसने वंदे मातरम गाया। रेहाना तैयब जी। कौन है जी? रेहाना तैयब जी ने गाया। अब मैं आपसे पूछूं वंदे मातरम कब गाया गया, तो आप बोलेंगे भैया वंदे मातरम अभी आपने बताया था 1896 में गाया गया। और कौन थे? रहमतुल्लाह शियानी थे। रहमतुल्लाह शियानी कौन थे? ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं पिछले महिला, अगर महिला नाम ना दे तो गायन किसने किया था, फिर किसने गाया था, फिर कौन चुनेंगे? तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर। कौन बोलोगे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। मैं आपसे पूछूं वंदे मातरम लिखा किसने है? वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आप बोलेंगे वंदे मातरम लिखा है भैया आपका बंकिम चंद्र ने। किन्होंने? बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। ये बात याद रख लेना, हमेशा याद रखना है। ओके ओके ओके। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, तो गुरुजी 1911 में कैसे गाया गया? अब लिखा तो पहले ही जा चुका था, गाते रहे उसको। अब ऐसा थोड़ी है तुम कौन सा गाना नहीं गाते हो, वो क्या जरूरी है कि राष्ट्रगान हो वही गाया जाएगा? अगर राष्ट्रगान, आप कितने गाने गा लेते हैं अपने घर में, तो आप क्या राष्ट्रगान ही गाते हैं? है ना। अब कल को पता चले कोई किस तरह का किस्म का व्यक्ति हमारे देश का अध्यक्ष हो, आगे प्रधानमंत्री हो, क्या कर दें, कभी किसी गाने को बदल दें, राष्ट्रगान कुछ और बना दें, तो आप आज भी तो उसको गा सकते हो और वो आगे राष्ट्रगान हो सकता है ना। तो ये तो चेंजेस हो जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भाई कल को ऐसा भी तो हो सकता है कोई बोले कि भाई वो जॉर्ज पंचम की तारीफ में है, नेशनल एंथम बदल के कुछ और करने का प्रयास करें, जनता को बताए कि एक अच्छा गीत और भी है, क्या इसको अपना ले, क्योंकि वो तो क्वेश्चनेबल है, तो लोग बोल दे कि हाँ जी अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की परमिशन से अपना ले तो हो जाएगा ना। गा तो कुछ भी सकते हो।
15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलोगे भैया, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, 1934 मुंबई में रहे थे और त्रिपुरी में रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1929, ठीक है। और 1929 के अलावा और कहाँ रहे थे नेहरू, 1936 में। 1936 में भी कौन थे, नेहरू थे, लखनऊ में। 1937 ये फैजपुर महाराष्ट्र में जो हुआ, फैजपुर महाराष्ट्र, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथी ये आपका गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। क्या बोलेंगे, गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था, तो आप कहेंगे गांव में होने वाला ये है आपका साथी पहला अधिवेशन जेबी कृपलानी जी के द्वारा, ठीक है। जेबी कृपलानी नहीं, नेहरू जी के द्वारा गांव में होने वाला पहला अधिवेशन। आजादी के समय कौन थे आपका, ये जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, बंगाल विभाजन। कांग्रेस के इसी दौर में अंग्रेजों ने चाल चली कि भारत के हिंदू और मुसलमानों को कैसे बांटा जाए, तो उन्होंने बंगाल के दो हिस्से बांट दिए। एक तो जिस बंगाल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, हिंदू कम थे, और एक हिस्सा वो जिसमें हिंदू ज़्यादा थे और आपका मुस्लिम कम थे, ताकि इनके बीच में एक गैप पैदा हो। और अंग्रेजों ने जो खाई पैदा करने की सोची है, आप उसको वर्तमान समय में देख पाते होंगे, बहुत लोगों के दिलों में वो घर करती है, ठीक है। तो भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की, 1905, 1907, 1911, 1909। तो आप कहेंगे भैया ये 1905 में हुई, 1905 में हुई। बताना जरा, इसकी साथी जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, घोषणा कब हुई थी और ये लागू कब हुआ था। तो घोषणा क्या बोलेंगे भैया, 20 जुलाई को हुई, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई। इसके बीच में ही क्या चल गया था आपका, स्वदेशी आंदोलन चल गया, कि इसका विरोध करो, ये तो हम लोगों को बांट रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को राखियां बांधी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर कुछ नेता लोग आए, उन्होंने भड़काया लोगों को, ठीक है, फिर उन लोगों को भड़काया। तो क्या बोलेंगे, स्वदेशी आंदोलन इसी बीच में शुरू हुआ था आपका, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से ही शुरू हुआ ये भी। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से ये शुरू हुआ था कि भाई विदेशी वस्तुओं का अब क्या करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये लोग हमको बांट रहे हैं, ठीक है। अब इनका कुछ नहीं अपनाना, एजुकेशन सिस्टम अपना अपनाएंगे, कपड़े अपने अपनाएंगे, सब कुछ अपना होगा। और ये लागू कब हो गया था, लेकिन अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं, उनकी तो मंशा साफ थी। 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने लागू कर दिया था। मुझे बताओ ये बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया था, वापस कब लिया गया था बंगाल विभाजन, तो ये आपका 1911 जब हार्डिंग द्वितीय आया। मैंने बताया ना, हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 था, तो 1911 में वो हार्डिंग आया, तीसरा दिल्ली दरबार लगा, उसने कहा कि भाई अब लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं तो इसको अलग कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएगी, आगे चलेंगे। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, किस स्थान को, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द, बहुत बढ़िया भैया, सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु, राजनीतिक गुरु चितरंजन दास हैं, हाँ जी चितरंजन दास हैं, वही जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई 1923 में। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर अवध को किसको कहा जाता है नर्सरी ऑफ द बंगाल, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ जब इसको अवध को कब मिलाया था इन्होंने, 1856 में। तो यहाँ पर एक विरोध बना आपका बंगाल आर्मी का, ठीक है, विरोध बना आपका 1856, तो लोग भड़के 1857 क्रांति में वो एक चिंगारी बना फिर, ठीक है? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे, तिरंगे झंडे में, हरा सफेद और पीला, हरा सफेद, सारे ऑप्शन पढ़ूंगा मैं भी, आप भी देखना, है ना, कभी कभी भूल हो जाती है पूरे ऑप्शन ना पढ़ने से। नारंगी, सफेद और हरा, लाल हरा और पीला, या लाल हरा और सफेद, तो कौन सा था उसमें से, लाल हरा और सफेद था, बताएंगे। तो एक रंग तो बना हिंदुओं के लिए, एक रंग बना मुसलमानों के लिए, और एक समन्वय के लिए बाकी सब के लिए सफेद रंग बना, तो तीन रंग आया। तीन रंग कौन कौन से थे, लाल था, हरा था और सफेद था, लाल हरा सफेद, ठीक है।
क्या बोलेंगे? 7 अगस्त 1906 को यही साथी आपका कहाँ पर? पारसी बागान चौक। पारसी जो बागान चौक है आपका, कहाँ पर है पारसी बागान चौक? ये भैया जी कलकत्ता में, जिसको ग्रीन पार्क बोलते हैं अब तो, क्या बोलोगे? कलकत्ता में है। यहाँ पर लहराया गया था, यहाँ पर लहराया गया था। तिरंगे के बारे में पता है ना कि पहले उसमें चरखा हुआ करता था, फिर उसमें क्या आ गया आपका बाद में? बाद में उसमें भैया आपका अशोक चक्र आ गया। तिरंगा 3:2 का होता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? तो आप क्या बोलेंगे? तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? भैया पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने। तो ये वो तिरंगा है जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान फहराया गया था। आगे। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? मुस्लिमों के हक के लिए क्या बात करते हुए? मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग से हो, पाकिस्तान की मांग हो। पाकिस्तान की मांग मतलब एक क्षेत्र की, मुसलमान ज़्यादा हैं तो उनके लिए एक क्षेत्र हो जाए। तो ये कहाँ पर बात की गई आपका? 1940 में ये मांग उठी, 1940 में। ठीक है। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष कौन था 1940 में? भैया मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। ये यहाँ पर अध्यक्ष था, क्योंकि पाकिस्तान शब्द इन दिनों गढ़ा जा चुका था। 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, रहमत अली, उसने क्या किया था? रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था उसने 1933 में। ठीक है। पाकिस्तान शब्द, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था भाई? ये चीजें तो बाद में आई। तो पहले कांग्रेस, अब अंग्रेजों की चाल से ही क्या बना था? अंग्रेजों की चाल से ही 1905 में जब उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया, तो उन्होंने बोला कि भैया कल को ऐसा होगा, देश आज़ाद होगा, तो यहाँ पर तो हिंदू पक्ष की बात होगी, हिंदुओं को प्राथमिकता पर रखा जाएगा, तुम मुसलमान क्या करोगे? तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को समझाया कि तुम्हें भी अपनी मांग उठानी होगी, तो तुम्हारा भी अपना एक संगठन होना चाहिए, उसको बनाओ। तो मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग बनाया 1906 में। कहाँ पर बना था ये? 1906 में ढाका में। दो लोगों को इसमें जोड़ा गया, एक तो सलीम उल्लाह खां, ठीक है, और ढाका का नवाब आगा खां। सलीम उल्लाह खां और आगा खां, ठीक है, ये दो लोग जुड़े इसमें। आगा खां नवाब लोग थे, इनको शुरुआत दी गई कि भाई तुम इनके संरक्षण के लिए बात करो। तो मुस्लिम लीग 1906 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1940 में उन्होंने मांग की थी, और यही मुस्लिम लीग है जिसने बनाया था आपका डायरेक्ट एक्शन डे। कब बनाया था? फिर ये एकदम विरोध में खड़े हो गए, लोगों को भड़काने लगे। डायरेक्ट एक्शन डे, DAD, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया आपका? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब बहुत सारे लोग सिर्फ जिन्ना को दोषी मानते हैं कि भैया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि भारत की आज़ादी के समय थी, पूरे देश में दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए DAD में। तो मतलब आप जिन्ना की स्टडी करेंगे कभी, तो आप ये जानेंगे जिन्ना के बारे में स्टडी करके। मेरा छोटा सा स्टेटमेंट है, मैं गलत हो सकता हूँ। जिन्ना के बारे में आप जानोगे, जिन्ना हिंदू विरोधी नहीं था। मतलब मुस्लिम पक्ष की बात कर रहा था, अपने हितों की बात कर रहा था कि भाई इनके हित कैसे संरक्षित हो, लेकिन हिंदू विरोधी बिल्कुल नहीं था। आप कभी अपने जीवन में जब एनालिसिस करो तो मेरी इस बात को ध्यान रखना कि भैया ने एक दिन ये बात बोली थी, और उसके भाषणों में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। जिन्ना के स्पीच जितने भी हैं उनमें कहीं भी, लेकिन जिन्ना के नाम पर राजनीति बहुत होती है। लोग देते हैं कि भैया ये तो वो, एक तो शब्द ही आया था, एक जिन्ना की औलादें ऐसा शब्द आता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। आप एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जिन्ना ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, जब तक जिन्ना की डेथ हुई, उसने हिंदुओं के विरुद्ध कोई भाषण, उस तरह की भाषा का प्रयोग भी नहीं किया। ठीक है? और ये किसके अनुसार मैं कह रहा हूँ? मेरे अनुसार नहीं, ये भारत के कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जैसे रामचंद्र गुहा के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया गया है ना, कि आप कहीं नहीं पाएंगे इस बात को। दिल्ली दरबार में रिक्त स्थान में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ। गद्दी पे वहां बैठता, लेकिन भारत में आकर राज्यारोहण। और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की कि भारत की राजधानी को अब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। सारे लोग जानते हैं भारत की राजधानी पहले कहाँ थी दोस्त? बताओ फटाफट से। भैया कलकत्ता थी। कलकत्ता के बाद में आई आपका कहाँ पर?
1911 में घोषणा हुई है, लेकिन बनी कब राजधानी? बनी 1912 में। बनी कब है? अगले वर्ष। लेकिन मैं आपसे पूछूं नई दिल्ली राजधानी कब बनी? दोनों बातों में फर्क हो जाएगा। दिल्ली के लिए घोषणा हुई है, कहां पर? दिल्ली, 1911। बनी कब दिल्ली राजधानी? 1912। लेकिन नई दिल्ली पूछे तो नई दिल्ली राजधानी बनी 1931 में, क्योंकि नई दिल्ली शहर को तो बाद में बसाया गया ना। नई दिल्ली जो बसाई गई वो बसाई ही गई 1927 में, 1927 में। 1927 में बसी तो 1931 में। कौन था आपका इस समय? हार्डिंग सेकंड के समय उसने घोषणा कर दी यहीं पर ही बंगाल विभाजन वापस होने की, कि भैया बंगाल के लिए लोगों की मांग है कि उसका जो विभाजन हुआ है वो वापस आए। मतलब बीज बो बा के और अपने सारे काम अपने सेट करके लोगों के बीच खाई पैदा करके उसको वापस ले लिया घोषणा से, कि अब तो लोगों के दिलों में तो बस ही चुका है, अब अपने नंबर बना लो इसको वापस लेके। भारत में स्व प्रशासन की बात करें अगर, किसकी? होम रूल की बात करें, खुद का शासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। एक तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया होम रूल लीग, और दूसरे कौन थी? दूसरी थी एनी बेसेंट। क्या बोलोगे? दूसरी थी भैया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी ने जो चलाया था ये आपका, एनी बेसेंट जी ने चलाया था सितंबर 1916 में। इन्होंने चलाया था मद्रास से, अडियार से। कहाँ से? अडियार से। और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे इन्होंने पूना से शुरू किया था। कहाँ से? पुणे से इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने अप्रैल में 28 अप्रैल 1916 से शुरू किया था, पूना 1916। स्वशासन के लिए, किसके लिए ये एक आंदोलन? किसके लिए है? होम रूल के लिए, मतलब खुद का अपना शासन हमको चलाना है। ब्रिटिशियर्स ये हमको दे दें शक्ति कि हम, हमारा देश है, हम अपने तरीके से शासन चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि इस समय ऐसी स्थिति क्यों बनी? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर याद है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918। तो यही समय था कि ब्रिटेन को हमारी जरूरत थी। तो इन लोगों ने बोला कि भाई यही सही समय है, इसके बीचों बीच मांग उठाओ। जैसे एक आपका मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाला हरदयाल ने कौन सा संगठन बनाया था? वो तो दूरगामी सोच वाले व्यक्ति थे। लाला हरदयाल कौन सा संगठन बनाया उन्होंने? 1913 में भैया गदर पार्टी बनाया। तो उन्होंने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति को ही जो भांप लिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा आने वाले समय में आपका, तो उस समय पे स्थितियां बनेंगी कि हम अपने हक की बात उठा पाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन को हमारी जरूरत होगी, हमारे सैनिकों की जरूरत होगी, है ना। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? बहुत बढ़िया, प्रशांत राजपूत जी। सर आप थकते नहीं हैं? तहजीब हाफी की एक शायरी में बहुत पहले सुनाता था, मैं नहीं थकता मेरा काम यही है, लेकिन तुम्हें इतने प्यार का करना क्या होता है, और मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ, ये मरना क्या होता है। आगे आएंगे। भाई जब तुम नहीं थकते पढ़ते पढ़ते तो हम कैसे थक जाएंगे? तुम तो हमसे भी ज़्यादा पढ़ते हो ना दिन में। कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ता है। क्यों भाई प्रशांत? इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? नौजवान भारत सभा 1926 में किसने बनाई थी? भैया भगत सिंह जी ने बनाई थी। क्या बोलोगे? 1926 में बनाई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1926 में जब हम बात करेंगे आपका, 1926 में मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। 1926 से बात करें हम, देखो ये 3 संगठन है जो आपको पता होने चाहिए हमेशा। पहला संगठन कौन सा है दोस्त आपका? पहला संगठन है हमारा आपका, अगर हम मैं बात करूं 1900 1924 का HRA। पूरा नाम बताओ HRA का क्या है? कितनी बार बता रखा है? क्या बोलेंगे? भैया वो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA कहाँ बना था? ये कानपुर में बना था। किसने बनाया था? सचिंद्र सान्याल ने बनाया था। सचिंद्र सान्याल। इसी संगठन से 1926 में जुड़ गई थी नौजवान सभा। नौजवान सभा जब इससे भगत सिंह जी का संगठन था,
और 5 लाख एक्टिव मेंबर थे इसमें उस समय, बिना व्हाट्सएप किसी के। सोचो, इमेजिन किया करो, 1907 में तो जन्म हुआ उनका, 28 सितंबर 1907 भगत सिंह जी का। और कब तक आते आते 1926 कितने साल के हुए होंगे वो भैया? 19 साल के, लगभग 19 साल के हुए। तो 5 लाख लोग जोड़ लिए थे इस एज में। आजकल के लड़के कैसे, क्या गुरुजी पढ़ाई कैसे होगी, गुरुजी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, रो रहे हैं लड़के। नौजवान सभा 1926, और साथी क्या बोलोगे, 1928 में यही संगठन जब दोनों मिल गए आपस में तो क्या बन गया था, और अंग्रेज भी निगरानी रखने लग गए इस पे, तो इसको बना दिया गया HSRA। भगत सिंह जी ने इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा। क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान समाजवादी, क्या बोलेंगे इसको, समाजवादी गणतांत्रिक संघ, एक ये बन गया था। बहुत बढ़िया पीयूष गुप्ता जी, बहुत सारे बच्चों ने फुल फॉर्म लिखी। हमेशा महबूब, महबूब। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? अभी मैंने बताया लाला हरदयाल, ठीक है। ये लाला हरदयाल तो एक महासचिव थे, इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भागना। कौन थे अध्यक्ष भैया? सोहन सिंह भागना, सोहन सिंह भागना इसके अध्यक्ष बने थे। सोहन सिंह भागना। कहाँ पर स्थापना हुई थी भैया? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। ये खुद इसके महासचिव बने, क्योंकि ये वो लोग थे जो कनाडा और अमेरिका शिफ्ट कर गए थे, किसान लोग थे बहुत सारे। इनके साथ में रिटायर्ड सैनिक थे बहुत सारे जो आपका विदेश में शिफ्ट कर गए। तो ये क्योंकि कनाडा प्रशांत महासागर के नज़दीक है, तो इसको बोला गया प्रशांत महासागर का हिंदी संघ, या प्रशांत महासागर का हिंदी तट भी इसको कहा गया। कि वहां से एक क्रांति उठी कि भाई हम, अब हम भी लड़ेंगे, हम भारत के बाहर होकर लड़ेंगे, ठीक है, कम से कम विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है जी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA बना, ठीक है। HSRA बना आपका, और HSRA किसके प्रयासों से बना था? सबसे ज्यादा प्रयास किसके थे इसके लिए? HSRA के लिए सबसे ज्यादा प्रयास थे आपका चंद्रशेखर आजाद जी के। गुरु तो यही है सबके क्रांतिकारियों के, मैक्सिमम के उस टाइम पे जितने भी आपका ज्वलंत लोग थे, उन सब के गुरु और टीचर कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। भगत सिंह बोले, राजगुरु बोले, सुखदेव बोले, सबके गुरु यही, ठीक है। बड़े टेक्निकल आदमी थे चंद्रशेखर आजाद जी। तो ये कहाँ पर इन्होंने बनाया HSRA? फिरोजा शाह कोटला मैदान, फिरोजा शाह कोटला इसका मैदान का नाम। अब क्या बात जानते हैं हम इस नाम को? आप कहेंगे भैया इसको तो वर्तमान में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर कर दिया गया, ठीक है। कहाँ स्थित है ये? नई दिल्ली में स्थित है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये नई दिल्ली में स्थित है। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? वाई? रामप्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चटगांव शस्त्रागार के लिए, चटगांव के लिए तो जाना जाता है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। मास्टर सूर्य सेन, 1930 की घटना, जिसके लिए उनको 1934 में फांसी हुई थी। मास्टर सूर्य सेन, मास्टर दावी बोलते हैं इनको। तो इससे रामप्रसाद बिस्मिल जी का कोई लेना देना नहीं। काकोरी, काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया गवर्नमेंट ने, कि भाई इसको डकैती नहीं कह सकते, हमारे लोग लड़ रहे थे हमारे लिए, है ना। इसको पहले डकैती कहा जाता था कांग्रेस के टाइम पे। तो उन्होंने बोला यार तुम ही लोग तो लड़े और तुम ही लोग इसको रॉबरी कह रहे हैं, इसको बदल के क्या करते, एक्शन हुआ ये एक काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ कब था ये बताओ भैया? 9 अगस्त 1925 को। एक एक फैक्ट लिखो इसके बारे में, क्या हुआ था। कहाँ से ट्रेन जाती थी? कलकत्ता, वो सॉरी, लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जाती थी। लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन। उसमें ये सारे लोग गए प्लानिंग से कि भाई कोई भी बंदूक लेके गए, बोले कोई भी लूट हमको क्या करना है, अंग्रेजी जो खजाना जा रहा है ये, उसको लूटना है, और उससे हथियार खरीदेंगे और क्रांति की लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे इन्होंने हैंड्सअप बोल दिया जाके। अब हैंड्सअप बोलते ही एक क्रांतिकारी इनके साथ ऐसा था, मनमथ दास गुप्ता, उससे ऐसे हैंड्सअप बोलते बोलते में गोली चल गई, डिशकी आऊँ, और डिशकी आऊँ गोली चलते ही तो फिर तो बवाल हो गया।
छीना झपटी में 4,000 कुछ रुपए की वो साथी आपका कुल मिलाकर के उनको प्राप्त हुए। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट बड़ी चिढ़ गई, अच्छा हमारे लोग ऐसे, हमारे लोगों पर ऐसे हमला। ठीक है, देखेंगे क्या बोलेंगे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी, इसमें 4 लोग को फांसी हुई। आपके रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। कभी भी ऐसे लोगों का नाम आए ना तो हमेशा नमन किया करो, क्योंकि हमारे लिए लड़े यार। रामप्रसाद बिस्मिल जी क्या बोलेंगे, गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई, गोरखपुर जेल में। ठीक है। दूसरा आपका अशफाक उल्ला खां जी, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां आपका क्या बोलेंगे, कहाँ पर, क्या बोलेंगे, फैजाबाद, फैजाबाद में इनको फांसी हुई। तीसरे व्यक्ति कौन थे आपका, रोशन लाल जी, रोशन लाल जी को फांसी कहाँ पर हुई थी, वो प्रयागराज में हुई, प्रयागराज में। चौथे व्यक्ति कौन थे, क्या बोलेंगे, ठाकुर रोशन लाल हो गए आपका। और चौथे थे राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे। और राजेंद्र लाहिड़ी जी जो फांसी हुई साथी वो कहाँ पर हुई थी, गोंडा जेल में हुई, गोंडा जेल, गोंडा जेल में फांसी हुई। ओके। तो क्या बोलेंगे, इनको फांसी किसके लिए हुआ था, काकोरी एक्शन के लिए हुआ था। 4 लोगों को इसमें फांसी हुई थी। जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, कहाँ पर, जर्मनी में फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था, कौन लेके आया था उसको कि भाई झंडा फहराया गया। तो कौन व्यक्ति था पहुंचाने वाले, इंदुलाल याग्निक थे। कौन थे, इंदुलाल याग्निक थे, ये बात याद रख लेना। और इस झंडे का नाम था सप्तऋषि, नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था झंडे का, सप्तऋषि नाम दिया गया था। सप्त, क्या बोलेंगे, सप्तऋषि नाम दिया गया था, सप्तऋषि। ठीक है। कब फहराया था भैया झंडा, बता सकते हैं क्या, भैया जी 22 अगस्त 1907 को ये झंडा फहराया गया था, 22 अगस्त 1907 को। बहुत बढ़िया जी। सर हम रामप्रसाद बिस्मिल जी के गांव से ही हैं। बहुत कमाल बात है मेरे दोस्त, कमाल बात है। आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था, मैंने अभी बताया मास्टर सूर्य सेन थे, बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति और टीचर व्यक्ति थे। उन्होंने क्रांति पता है कैसे की, विशेष अंदाज में। उन्होंने स्टूडेंट्स को जोड़ा, और स्टूडेंट्स ऐसे नहीं, उस समय बंगाल के बड़े इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चे उनसे जुड़ गए कि देश के लिए हम अपना जीवन न्यौछावर करेंगे। ऐसा होता ना, कोई कोई बच्चा यार मेरा तो पढ़ाई लिखाई से मतलब है, देश से क्या लेना देना। प्रतिलता वाडेकर, ठीक है, ये नाम कभी मत भूलना। ये टॉपर थी, क्या बोलोगे, ये भैया टॉपर थी उस समय बंगाल बोर्ड की, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में पूरे बंगाल में। लेकिन किससे जुड़ी, क्रांति से जुड़ी। बीना दास का नाम आता है। उन्होंने वहाँ के जो आपका महिलाओं ने क्रांति में गोली चलाई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मारी उन्होंने, जो वो पार्टी कर रहा था वहाँ, एक तो क्रूर शासन करता था, और जब पार्टी कर रहा था, जहाँ पार्टी कर रहा था उसकी पार्टी में जाकर उसको गोली मारी बीना दास ने। प्रतिलता वाडेकर और बीना दास, ये 2 नाम आते हैं महिलाओं के, बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं। ठीक है, याद रख लेना हमेशा। किससे जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी हुई थी, क्या बोलेंगे, चटगांव शस्त्रागार छापा। और चटगांव शस्त्रागार छापा कब आपका, 1930 में, 1930 में किसके द्वारा किया गया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो किसने बनाई थी, मास्टर सूर्य सेन ने बनाई थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है। चटगांव में क्या होता था, इनके शस्त्रागार का मतलब क्या बोलेंगे इसका, भैया ये आर्मरी थी, यहाँ पे हथियार वगैरह रखे रहते थे, तो उन हथियारों को कब्जे में लेना था इन्हें, तो भैया फिर इन्हें पकड़ेंगे। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया था, रॉलेट, रॉलेट एक्ट कब आया था साथी बताएंगे। रॉलेट एक्ट आया 1919 में, क्या बोलते हैं रॉलेट एक्ट को, काला कानून। वाई काला कानून, क्योंकि भैया इसका मतलब था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील गिरफ्तारी कर लेते आदमी की, सुनता ही नहीं था कोई। रिवॉल्यूशनरी जो हमारे यहाँ पर थे साथी, क्रांतिकारी लोग थे, उस आंदोलन को दबाने के लिए आया। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया,
ब्रिटेन को जो हित हमसे पूरे करने थे, हमारे सैनिकों को लड़ाया, तो उन्हें पता थी भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही अब क्या करेंगे ये। अब धीरे धीरे मांग उठनी शुरू हुई कि भाई तुमने बोला था कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें आज़ाद करेंगे। तो वो मांगे उठनी शुरू हो गई देश में उस तरह की। और 1919 में क्या इन लोगों को लगा कि भाई अब जिगे 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 छोटी छोटी छुटपुट घटनाएं होने लगी हैं, ये क्रांति का रूप कभी भी ले सकते हैं, 1857 रिपीट हो सकता है। तो एक कानून लेके आए, काला कानून। अब काले कानून का विरोध तो होना ही था। काले कानून का विरोध को लेकर के आपका बहुत सारी जगह गिरफ्तारी हुई। रॉलट एक्ट को लेकर ही गिरफ्तारी किसकी हुई थी? डॉक्टर सत्यपाल की। डॉक्टर सत्यपाल और इनके साथ में कौन? सैफुद्दीन किचली, पंजाब में। इन लोगों की जब गिरफ्तारी हो गई इस एक्ट के विरोध को करते हुए, तो भैया भीड़ पहुंची कहाँ कि भाई हम न्याय मांगेंगे। भीड़ कहाँ गई थी? जो भीड़ थी वो कहाँ इकट्ठा हुई थी? भीड़ इकट्ठा हुई थी भैया आपका जलिया वाला। कहाँ पर स्थित है जलिया वाला? अमृतसर में स्थित है। तो अमृतसर में भीड़ इकट्ठी हो गई। तो यहीं पर हुआ जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। क्योंकि इनको दिख गया भीड़ इकट्ठी हो गई, तो जनरल डायर जो साथी वहां पर आपका क्या बोलेंगे, वहां पर कमांड देने के लिए मौजूद था, और वहां पर जो साथी आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था, भाई ये जनरल डायर एक तो था ब्रिगेडियर जनरल, जिसकी मौत 1924 में हुई, जिसने गोली चलाने का आदेश वहां पर दिए। एक है लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, उसने बोला था कि तुम ग्राउंड पे जाओ जनरल डायर से, माइकल ओ डायर ने, और वहां जाके सब कुछ संभालो। माइकल ओ डायर की मौत हुई 1940 में, ठीक है, कैकिस्टन हॉल में उधम सिंह जी ने मारा उसको। तो भीड़ जलिया वाला 13 अप्रैल 1919, ये सब किसके विरोध में हो रहा था? ये सब हो रहा था रॉलट एक्ट के विरोध में। तो रॉलट के लिए पूछ रहे हैं 1919 में, 1919 में, ठीक है, 1919 में। रॉलट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? जब रॉलट एक्ट, खादी पहनने पर प्रतिबंध, विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना, मुकदमे के बिना कारावास, और बिना क्या बोलेंगे, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। कुछ बात नहीं थी, मुकदमे के बिना कारावास, जेल में ठूस देते थे ऐसे ही, जेल में ठूस देते थे ऐसे ही। सिडनी रॉलेट ने उसको बनाया था, कठोर कानून था बहुत, ठीक है। 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? बहुत बढ़िया जी। अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा और गांधी जी ने अंग्रेजों की पत्नी के साथ डांस किया। अबे भाई कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख देते हो, ऐसा नहीं है। गांधी जी की विचारधारा अलग है, ठीक है, उसके लिए मतलब समय लगेगा, सोचना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। गांधी जी कही जगह ऐसा नहीं है गांधी जी हर जगह ठीक है, गांधी जी बहुत जगह गलत भी है, ठीक है। गांधी जी की मुहिम अलग तरह की थी, खड़े होके उठ के चल देना, कुछ लोगों के साथ में गांव गांव साफ किए। आप देखते होंगे ना आज एक संगठन मिला के लोग सफाई करते हैं इलाके की। गांधी जी ने गांव गांव जा करके लोगों से संवाद किया, झाड़ू लगाई उन गांवों में, स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ाया, संदेश दिया लोगों को, ठीक है, कि भाई कैसे तुम लोगों को दूर करना, छुआछूत को कैसे दूर करना चाहिए, जाति व्यवस्था के खिलाफ वो बोले कि कैसे दूर करना चाहिए। उनकी मुहिम अलग प्रकार की है, ठीक है। और मतलब वो सोचते थे कि भाई अहिंसा का मार्ग ऐसा होना चाहिए। उनका कहना ये था कि समझना आप इस बात को, अहिंसा का मार्ग ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला अगर बल का प्रयोग करके तुमको बहुत लाठियां भी मारे, तुमको हिंसा नहीं करनी है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। बोले जी अगर लाठियां लगते लगते मर ही गए तो मर ही जाना है, लेकिन विरोध नहीं करना है। गांधी जी की इस तरह की विचारधारा थी। उन्होंने बोला कि तब तक प्रयास करो जब तक सामने वाले का हृदय जो है ना वो द्रवीभूत ना हो जाए, यानी उसको खुद को दया ना आ जाए, इतना महसूस करो। और सब लोगों ने बोला यार ये गांधी जी कैसी बात कर रहे हैं, विरोध तो करना पड़ेगा। तो विरोध से क्या कुछ बदला आज तक? वो उस विचारधारा की व्यक्ति थे। जैसे उन्होंने इसका सफल प्रयोग किया दांडी मार्च के दौरान। दांडी मार्च के दौरान बहुत क्रूरता की शासन ने। भाई लोग चले थे, कितने लोग चले थे दांडी मार्च में? 78 लोग।
78 लोग जब चले तो गांधी जी ने कह दिया कि भाई अंग्रेजी सरकार कितना भी अत्याचार करेगी हम आवाज नहीं उठाएंगे। और देखना कितने कमाल की बात हुई, धीरे धीरे वो लोग 10,000 भी हो गए और अंग्रेजों को लगा कि भाई भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम आवाज नहीं उठाएंगे, खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। खूब लाठियां पीटी गई, खूब लाठियां पीटी गई, लेकिन किसी ने चूं तक वापस हाथ नहीं उठाया। बस जो घायल थे उनको उठा करके शिविरों में लोग ले जाते, जो उठा के ले जा रहे थे उन पे भी लाठियां पड़ती, लेकिन लोग उनको ले जाते, दवाई पट्टी करते, लेकिन किसी ने मतलब वापस आवाज नहीं उठाई। तभी तो अंग्रेजी पत्रकार जो था उसने फोटो खींचे, अंग्रेजी पत्रकार ने फोटो खींचे और दुनिया भर के अखबारों को भेजे कि देखना ये ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है भारत में, किस तरह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। तो गांधी जी की नीति सफल हो गई। नीति सफल ये हुई कि ब्रिटेन पर इतना, उस समय के साथी अगर बोलो यूरोपियन कंट्रीज ने या बाकी विकसित देशों ने इतना दबाव बनाया ब्रिटेन के ऊपर कि भाई तुम ये क्या करते हो, मतलब ब्रिटेन की थू थू हो गई, बड़ी बेइज्जती हुई तुरंत ही। इसीलिए तो इरविन समझौता हुआ और पुरानी शर्त जितनी भी थी जिन पर बात हुई वो एग्री हुआ। फिर अंग्रेजों को लगा कि भाई अब बात बिगड़ गई है। तो मतलब सबके अपने अपने रास्ते थे, कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। आप बोले कि भैया, कोई बोले कि गांधी बढ़िया थे या आपका भगत सिंह बढ़िया, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। गांधी महान व्यक्ति हैं और भगत सिंह जी भी महान व्यक्ति हैं, लेकिन कई जगह पे गांधी जी गलत भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि महान व्यक्ति से भूल नहीं होती या गलती नहीं होती। महान किसी को भी बनाता ओवरऑल क्या उनके एक्ट रहे, ये किसी को महान बनाता है ना। आगे चलो जी। 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो जलियांवाला के लिए कौन सी कमेटी बनी आपका, बोलो भैया। जलियांवाला के लिए हंटर कमेटी बनी थी। कौन बोलोगे? हंटर कमेटी। एक तो हंटर आयोग है, हंटर कमीशन है 1882 का, वो तो किसके सामने, रिपन के टाइम पे बना, वो एजुकेशन के लिए था। ठीक है, एजुकेशन के लिए था। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसमें कितने थे? 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई? माइक फ्रांसिस ओडायर, तो ये कौन था? ये भैया वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। जनरल डायर वो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, यानी कि वो कैसा था आपका, क्या बोलेंगे भैया, वो सेना नायक, जैसे आईपीएस और ये आईएएस, इस तरह के ऑफिसर। ठीक है। एलजी क्या बोलोगे? चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, या फिर आपका उधम सिंह? उधम सिंह जी ने गोली मारी थी, 20 सालों बाद बदला लिया, 1940, 13 मार्च 1940 को गोली मारी थी कैकिस्टन हॉल में जाकर के। उनकी बेटी के साथ पढ़ता थे उधम सिंह, उनको पता चला उधम सिंह जी को, अच्छा यही व्यक्ति है, इसने भारत के लिए ये काम किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये यहाँ से एडमिशन लेने इसलिए गए थे, नहीं, वो गए थे, वहाँ पढ़ रहे थे, उनकी बेटी इनकी दोस्त थी। इन घटनाओं में उनको आहत हुए जब घटना का उनको पता चला, यार ये वो व्यक्ति है जिसने हमारे यहाँ अमृतसर में हजारों लोगों को मरवा दिया था गोली चलवा के, बोला इसको मारूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पूनम जी। पूनम जी ने लिखा है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है उनका। इरविन समझौता राउंड टेबल के लिए हुआ था, गोलमेज सम्मेलन के लिए नहीं बच्चे। गोलमेज सम्मेलन तो पहले से हो रहे थे, 1930 से 1931 32 तीन हो चुके थे। हाँ, आपका ये यहाँ पर सेंटेंस जो है इसमें बीच वाली बात जो वो एकदम ठीक है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था पहले में, तो उन्होंने बोला कि इस आदमी को बिठाओ तो सही एक बार, गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में तो लेके आओ और बिठाओ इसको, तब देखे तो सही क्या बात करते हैं। अंग्रेज रैमजे मैकडोनल्ड का स्टेटमेंट था ये कि एक बार बिठाओ। तो जब गांधी जी गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी ने भाग लिया था, कांग्रेस ने भी दूसरे में ही लिया था। वहां गए तो जहां पर गांधी, जहां पर आप पढ़ते होंगे छोटा सा स्टेटमेंट, गांधी जी को चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कह दिया, बात वहां भी कुछ पल्ले नहीं पड़ी।
इसीलिए गांधी जी ने वापस आकर के सविनय अवज्ञा मूवमेंट, जिसको वो खत्म करके गए थे, वापस आके जब डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो फिर वापस आके शुरू कर दिया। बोले अंग्रेज तो हमारी कोई डिमांड नहीं पूरी कर रहे हैं, बहका रहे हैं हमको। ठीक है, आगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया अंजू श्रीवास्तव जी ने, कि उनके रास्ते अलग अलग थे पर मंजिल एक ही थी, आज़ादी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? जब आप में से जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हों वो समझना, और कभी स्टडीज करना इस बात के ऊपर, और देश के हालात हर एक छात्र को पढ़ने और समझने और सीखने भी चाहिए। आप एक बात पे समझना कि गांधी जी गलत कहाँ कहाँ थे। कई जगह गलत भी हैं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे बड़ी दिक्कत जो दिखाई देगी ना, कभी आप भारत के विभाजन को समझना। ऐसे नहीं, कम्पिटेटिव एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। कम्पिटेटिव एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। कम्पिटेटिव एग्जाम अलग चीज़ है, उसके लिए छोटे छोटे फैक्ट चाहिए कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप ये समझना कि जो देश जब हमारा आज़ाद हुआ उस समय देश की स्थिति क्या थी। कितनी जल्दबाजी मचाई गई थी देश को बहुत जल्दी से, कि भाई कैसे तो विभाजन हो। वो जो जल्दबाजी है ना, कभी अपने जीवन में उस जल्दबाजी को समझना, कि आज तक जो बीज बोए गए हैं, क्या वो उस समय बड़े तरीके से अगर चीज़ों को सॉल्व किया जाता तो होते। उसका एनालिसिस करना वो सबसे जबरदस्त एनालिसिस होगा आपके जीवन का, अगर आप अभी कर पाए तो। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना है और उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव 1929, 1928 नहीं है भैया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया 1900, क्या बोलेंगे, 1930 में किया था भैया, 32 नहीं, 1930 में बाबा साहेब ने। 1918 जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलवाई, 1918 में चलवाई थी क्या भैया? नहीं, 1919 में। 1922 चोरी चोरा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। बिल्कुल ठीक है, गांधी जी ने 1922 में इसको रोक दिया था। देखो, रॉलेट एक्ट हो गया। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। क्या गांधी जी ने लोगों से प्रॉमिस किया था कि भैया एक वर्ष के अंदर आपको आजाद दिला देंगे, इस देश का जो भी छात्र है वो मेरे साथ आ जाए, इस देश के जो भी वर्ग के व्यक्ति हैं जो आज़ादी चाहते हैं वो मेरे साथ आ जाएं और एक वर्ष मेरे साथ लड़ लें। तो इसको ऐसा कह करके 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया गया। जब ये चलता रहा, 1 अगस्त 1920 से एक साल हो जाता है आपका 1 अगस्त 1921 को। तो कहने का मतलब है कि भैया अब तो लोग सोच रहे होंगे कि अब जल्दी कुछ मिलने वाला है, जल्दी ही हम आज़ाद होंगे। तो इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया गांधी जी के भरोसे। इस देश के बहुत सारे लोगों ने अपने व्यवसाय छोड़ दिए, किसानों ने अपनी खेती छोड़ दी। ठीक है यार, अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाएंगे, एक साल क्या खेती करनी, भूखे लड़ेंगे। ठीक है। 1920 असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये क्या हो गया, असहयोग आंदोलन फिर चोरी चोरा हो गया। चोरी चोरा कहाँ पर हुआ था? चोरी चोरा ये हुआ था, गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, तो ये हुआ आपका 4 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी इसकी डेट कई बार लिखी होती है, गलत होती है। यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ, यूपी में हुआ, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत बोलते हैं इसको, दिल्ली पुलिस में संयुक्त प्रांत लिख के आया था, यूपी ही नहीं लिख के आया था। तो यूपी संयुक्त प्रांत में आपका दोस्त ये हुआ, क्या बोलेंगे, कहाँ पर, गोरखपुर में। जानती हो आप। ठीक है, 23 पुलिस वालों को बंद कर दिया, क्योंकि भीड़ तो आपका क्या कर रही थी भैया, वो तो नारे लगा रही थी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, शराब के ठेकों को बंद करो, इनको ये सब बंद होने चाहिए। तो वहीं पे वो व्यापारी लोगों ने बोला पुलिस से कि भाई इनको हटाओ यहाँ से। तो पुलिस वाले हटाने आ गए, उन्होंने फायर कर दिया, फायर से भी लोग नहीं माने, उन्होंने सीधे फायर कर दिया, भीड़ ने उनको लपेट दिया। चलो भाई, तो क्रांति हो गई। तो गांधी जी इस बात से आहत हो गए। गांधी जी ने कहा नहीं, हम असहयोग को ही वापस ले लेते हैं। असहयोग देश के कई हिस्सों में सफलता की तरफ बढ़ रहा था और कई जगह निष्क्रिय था। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं गांधी जी ने उसको इसलिए वापस ले लिया कि उसके जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। लेकिन इनकी बड़ी
लोगों ने जो है बुराई की, इसीलिए छात्र वर्ग गांधी जी से नाराज हुआ। एचआरए संगठन, वो क्रांति वाले लोग जितने भी थे उन सब ने एचआरए बना लिया। छात्र एचआरए से जुड़े, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जैसे कि आपका आपका योगेश चंद्र थे, सचिंद्र सान्याल हुए, भगत सिंह जैसे लोग हुए, वो उस विचारधारा के लोग सब उधर पहुंच गए। एक जो पॉलिटिशियन लोग थे उन्होंने बनाई थी स्वराज पार्टी, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे। इन्होंने बोला भाई गया अधिवेशन 1922 में जब हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई हम गांधी जी की नीतियों से सफल नहीं हो सकते हैं। तो स्वराज पार्टी इन्होंने बना लिया आपका गया अधिवेशन के बाद में 1923 में। स्वराज पार्टी हमारे देश में बहुत सफल होती है, याद रखना, मोतीलाल नेहरू। लेकिन ये तो ये हुई कि इसमें जो आपका चीफ व्यक्ति थे, चीफ व्यक्ति चित्तरंजन दास जी, बड़े ब्रिलियंट माइंड और बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हमारे देश के चित्तरंजन दास जी, इनकी 1925 में मृत्यु ही हो गई। तो वो पार्टी फिर, आप समझते हैं, जो उस व्यक्ति के विचार को लेकर के कोई चीज़ चले और वो व्यक्ति ही ना रहे तो फिर तो उसमें के कामयाब होने का कोई अर्थ नहीं होता। या तो ये होता कि वो लंबे समय तक वो काम कर लेते, चित्तरंजन दास। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु हैं ये। तो कहने का मतलब है कि नेता लोग जो खिलाफ हुए तो उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, और जो स्टूडेंट वर्ग था गांधी जी के खिलाफ उसने एचआरए बनाया कि भाई अब इनके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो वहां से बहुत सारी खिलाफत हुई। भैया गांधी जी ने भगत सिंह जी की फांसी क्यों नहीं रुकवाई? जाह्नवी बच्चू, ये संभव ही नहीं था, ये संभव ही नहीं था। लेकिन गांधी जी ने बात भी नहीं रखी, लेकिन गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने बात रखी थी, है ना। इरविन ने अपने पत्र में जिक्र किया है इस बात का कि गांधी जी को उस समय भगत सिंह की फांसी से ज्यादा जो चिंता थी वो कराची अधिवेशन की थी, कि भाई उसमें कुछ बात ना बिगड़े, कोई स्थिति ना बिगड़े। क्योंकि गांधी जी का पक्ष ये था कि भाई मैं चाह के भी नहीं बचा सकता था। और गांधी जी को आप जानते हैं, गांधी जी के अपने सिद्धांत थे कि भाई भगत सिंह जी ने तो जो है क्रांति की, हिंसा का मार्ग अपनाया, तो वो उनके सपोर्टर वैसे भी नहीं होते, क्योंकि फिर तो गांधी जी के जो अपने सिद्धांत थे उन पर प्रश्न चलने लगता, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि गांधी जी ने अपनी एक बोलते हैं ना, एक टैग लाइन चुन ली कि भाई मुझे इस पर चलना है, जो इस पर चले तो ठीक है, बाकी मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। और भगत सिंह जी उस पक्ष में थे। ठीक है, और वैसे भी अंग्रेज सरकार, आप अगर न्यूट्रल होकर सोचें तो गांधी जी अगर ये कहते कि भगत सिंह जी को फांसी मत दो और अंग्रेज सरकार फांसी ना देती, ऐसा हो सकता था? क्योंकि उससे ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों में रोष बढ़ता कि भाई हमारे एक व्यक्ति को, सैंडर्स को, इन्होंने गोली मार दी और ब्रिटिश सरकार कह रही है कि हम इनको फांसी फांसी नहीं देंगे। अपने अधिकारियों को भी तो संतुष्ट करना होता है। आप सोच के देखिए, आपके फैमिली कोई मेंबर है, उसके साथ कोई घटना हुई, आप क्या चाहेंगे बदले में? नहीं तो रोष प्रकट करेंगे ना आप, तो आप कहेंगे भैया ये गलत हुआ, इस व्यक्ति को फांसी दो। तो ये बैलेंसिंग के लिए होता है। वो भी बैलेंस कैसे बनेगा? तो बैलेंस कैसे बने? तो उनको वो सही मार्ग लगता था, अंग्रेजों को फांसी। बाकी हमारी तरफ से कोई प्रयास उतने भर के नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा एक बच्चा क्रांतिकारी है, ठीक है। ऐसे कितने क्रांतिकारियों को फांसी हुई, उस उनकी सोच उस तरह की थी ब्रिटिशियर्स की। तो उनको तो लगता था कि भाई फांसी हो जाएगी तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुए? ये 1920 में शुरू हुए। अब देखो खिलाफत को समझो। खिलाफत आंदोलन का भारत से कोई लेना देना नहीं। खलीफा पद था इस्लाम में, वो जैसे आप जानते हो मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की। मोहम्मद साहब के बाद में साथी आपके आपका चार प्रमुख व्यक्ति हुए, जिसमें से उनके एक आपका दामाद भी हैं, अली, जिनकी शिक्षाओं को मानने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, आपका शिया बोलते हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षा मानने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? सुन्नी बोलते हैं। तो जो चार खलीफा हुए वो इस्लाम में सर्वोच्च हुए। ऐसे ही खलीफा पद चला आ रहा था, उसको इस्लाम में सर्वोच्च माना जाता था, बगदाद का खलीफा। तो अंग्रेज सरकारों की ऐसी मंशा थी कि भाई ये जो खलीफा पद है खत्म होना चाहिए। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ऐसा किया भी, जब वे गद्दी पर आया उसने 1924 में क्या कर दिया, आपका खलीफा पद को खत्म कर दिया। 1924 में जैसे ही खलीफा पद खत्म हुआ तो खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। मतलब वो चल तो रहा था आपका तुर्की में, और यहाँ भारत के जो मुसलमान थे उनके पक्ष में यहाँ आंदोलन कर रहे थे। मुसलमान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे।
वहां के आंदोलन के लिए, मतलब क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, वहां भी ब्रिटिश सरकार की वजह से ही हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार देखे तो भाई खलीफा पद नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन तब भी कर दिया अंग्रेजों ने। तो वही खिलाफत आंदोलन। गांधी जी क्यों इसमें साथ हुए? गांधी जी साथ हुए क्योंकि गांधी जी को असहयोग अपना हिट करना था, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें इसको सफल करना है तो हमके सारे वर्ग को एक साथ आना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो इन्होंने क्या चलाया था आपका, दोनों बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन को चलाया था। क्या बोलेंगे? खिलाफत आंदोलन को चलाया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये फिर बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आप घटनाओं को बड़े आराम से समझ लेंगे, आराम से समझ लेंगे तो फिर आप देखेंगे। क्या बोलेंगे? मोतीलाल नेहरू और मौलाना आजाद। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जी भैया एकदम से ठीक है। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? देखो आज टीचर्स डे है, तो मेरी आप सब लोगों को एक ही सलाह है। पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था इसका इलाहाबाद में, 1 जनवरी 2023 इलाहाबाद में। ठीक है, इसके मोतीलाल नेहरू कौन थे? इसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और कोई पूछे स्वराज पार्टी का जो विचार था वो किस अधिवेशन में पैदा हुआ था? गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन। गया अधिवेशन हुआ था आपका 1922 में, और वो पहला अधिवेशन जो है वो स्वराज पार्टी का अधिवेशन है। तो मेरी आप सब लोगों को सलाह यही है कि आप कुछ भी पढ़ेंगे अपने जीवन में, कुछ तो छात्र ऐसे रहेंगे जो पढ़ाई छोड़ देंगे, कुछ अपना प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि कुछ श्योर नहीं है। आप आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, कल आप हो सकता है एक सफल उद्योगपति बन जाएं। वो किस तरह से होगा कुछ पता नहीं। आप में से कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर हो सकते हैं, आप में से ऐसे भी हो सकते हैं आज एवरेज स्टूडेंट है, कल इस देश के अच्छे ऑफिसर्स हों। बहुत एवरेज साथियों ने यूपीएससी की परीक्षाएं पास की हैं। तो मतलब कुछ भी आप रहें, सफल या असफल, मतलब जो मैंने ये नाम लिए सफलता वाले नाम लिए, इसमें के परे आप कुछ ना रहें। मान के चलो आप में से कोई सांसारिक जीवन ही किसी को अच्छा ना लगे, योगी व्यक्ति बन जाए कोई, सांसारिक चीजों को ही त्याग दे। ठीक है, महात्मा बन जाए कोई, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं आप जब चीजों का विश्लेषण करें ना तो हमेशा न्यूट्रल होके करना, तब चीजें स्पष्ट होती हैं। आपके दिमाग में जो बोलते हैं ना पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस अगर पहले से सेट है किसी चीज को लेके तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। अगर आपके दिमाग में किसी ने ये डाल दिया कि भगत सिंह जी से बेहतर इस देश में कोई नहीं है, गांधी जी उनके सामने बिल्कुल तुच्छ हैं, तो ये अगर आप उसको लेके स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज को जानना चाह रहे हैं, तो नहीं जान पाओगे कभी। पहले उसको ब्लैंक करना होगा, खाली करना होगा। बाल्टी खाली रहेगी तभी उसमें पानी आएगा। अगर पहले से उसमें पानी भरा हुआ है तो ओवरफ्लो होगा, फिर कोई मतलब नहीं है एक सामंजस्य, एक तालमेल बनने का। तो मैं यही आप लोग सब लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा कि कभी भी कोई घटना आपके सामने आए, निजी जीवन से लेकर के आपके पारिवारिक चीजें हों या फिर वो आपका विश्व इतिहास की कोई चीज हो, तो उसका जब एनालिसिस आप करें तो न्यूट्रल होके करें। जैसे आपके परिवार में भी कोई चीज हुई कि भाई कोई बात, कोई झगड़ा हो गया, अब आप एक पक्ष को सुनकर नहीं ये तो मेरा सगा भाई है, मैं तो इसके पक्ष में लड़ूंगा, वो दूसरा चाचा का लड़का है, ऐसा नहीं। न्यूट्रल होके दोनों चीजों को देखते हुए क्या सही है तब उसका चुनाव करना है। ओके, ये है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में रिक्त स्थान के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए। कौन रूबरू हुआ आपका साथी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद में? तो किससे रूबरू हुए बताएंगे? बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी थी, बीएचयू। मैंने आपको बता बीएचयू का गठन कब हुआ था? बीएचयू 1916 में। ठीक है, गांधी जी वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। और आते ही क्या बोलेंगे? हालांकि गांधी जी बीच में भी भारत आते थे, जैसे 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया, जिसका अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा थे, 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था?
कौन सा आश्रम है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? सेवाग्राम, 1936 में बनाया गांधी जी ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। बहुत बड़े बड़े महानुभाव यहाँ पर रहते थे। ठीक है। और टॉलस्टॉय फॉर्म, पवनार आश्रम, इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म इन्होंने अफ्रीका में बनवाया था। साबरमती आश्रम, जब गांधी जी भारत आए तो पहले कोचरब में रहे 1915 तक, फिर 2 साल बाद उन्होंने अपना आश्रम कहाँ बनाया था? साबरमती पर बनाया था, साबरमती पर, 1917 में। लेकिन पवनार आश्रम से संबंध किसका है? वो विनोबा भावे जी का है। विनोबा भावे, जिन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था हमारे देश में? भैया भूदान आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन उन्होंने चलाया था, भूदान आंदोलन। नेक्स्ट, आगे आएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया, क्योंकि गांधी जी ने तो लड़ाई तो वहां भी लड़ी, गोरे और काले रंग के लिए, रंगभेद था वहां पर। आपको याद ही है छोटी छोटी घटनाएं भी। गांधी जी को कहाँ पर? आपका सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का दे दिया गया, जोहानसबर्ग से डरबन के लिए जो ट्रेन जाती थी उसके बीच में। ठीक है। और गांधी जी ने फिर वहां पर भी देखा कि रंग भेद की तो यहाँ पर भी लड़ाई है, तो वहां पर गांधी जी ने जो जूलू का युद्ध हुआ था उसमें सक्रिय हुए। तो मतलब गांधी जी अफ्रीका में बने, गए थे मुकदमा लड़ने थे शेख अब्दुल्ला का, लेकिन वहां ये इनको बहुत सारी चीजों के बारे में परिपक्वता आई। तो क्या बोलेंगे गांधी जी ने? किसने कहा था? विपिन चंद्रपाल ने, चंद्रदेव नेशन ने कहा था। किसने कही था ये स्टेटमेंट? ये चंद्रदेव नेशन का स्टेटमेंट है कि गांधी जी का जो रूप, मतलब जो उनके गुण थे वो विकसित हुए, वो अफ्रीका ने किए। ठीक है। गांधी जी भैया किस कास्ट के थे? गांधी जी भैया आपका वणिक कास्ट से थे, वणिक थे, वणिक, बनिया। ठीक है। सर भूदान आंदोलन क्या है बेटा? अब तुमको देखो क्वेश्चन यहाँ नहीं करना था सिद्धेश, आपको लिखना था मैं भूदान आंदोलन के बारे में जानूंगा, अगर सच में इच्छा है। ऐसे स्टूडेंट बनिए। भूदान आंदोलन था कि विनोबा भावे जी ने, और मैंने इसी कक्षा में बताया है कि उन्होंने कहा कि जिनके पास ज्यादा जमीन है और कुछ लोग ऐसे जिनके पास जमीनें नहीं है, उनको जमीन दान कर दो। कि भैया ऐसे दे देगा कोई जमीन? हाँ। विनोबा भावे जी, उनकी इमेज गांधी जी के बाद में ऐसी ही इमेज बनी, और पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में ग्राम दान होना शुरू हुआ, और हजारों बीघा जमीन जो है वो जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उन्होंने दी। अच्छे लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि सब खराब लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। ठीक है। भैया चिपको आंदोलन भी विनोबा भावे जी ने चलाया था। नहीं दिग्विजय जी, आप मूर्ख बच्चे हैं। मूर्ख मतलब मूर्ख ही हो तुम सही में। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। आगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह कौन सा है आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने आपको भी बताया ही था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल। कितने किलोमीटर चले थे गांधी जी इसमें? कितने किलोमीटर गांधी जी इसमें चले थे? बोलना जरा फटाफट से। 241 माइल चले थे। 385 किलोमीटर बनता है, एक माइल में 1600 मीटर होते हैं। और 78 लोगों के साथ चले, 78 लोगों के साथ चले थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन हो गया, होम रूल आंदोलन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 8 अगस्त 1942। याद है ना भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने क्या बोला था? भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह हमारा साथ दो तो हम तुमको आज़ाद कर देंगे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 से 45। बोले बहुत चालू आदमी है, इनके साथ नहीं जाना। भविष्य में भारत में वायसराय था चाचा लिलित गो, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और ये लिलित गो क्या स्टेटमेंट देता है? ये कहता लिलित गो, कहता कि भैया भारतीय हमारे साथ हैं। तो सब लोगों ने इससे पूछा, अबे पगले, उससे किसने कहा दिया कि भारतीय साथ है? तो हम, तुमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दिया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बोले दिया नहीं था तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए लड़े नहीं। तुमने क्या बोला था? तो आज़ाद करने के लिए तुमने आज़ाद किया नहीं? किया जी। बोला अब कैसे दे देंगे तुम्हारा साथ? तो लिलितगो की घोषणा वो बेकार हो गई। तो फिर ये आए भारत को साथी मनाने के लिए। भारत को मनाने के लिए क्या भेजा गया था यहाँ पर कि भैया इंडियंस को कैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए मनाओ। तो क्या बोलेंगे भैया? कौन सा आया था? क्रिप्स मिशन आया था भारत में।
1942 में। ये भारतीयों को मनाने ही तो आया। बोले सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए भारतीयों को राजी करो, कैसे, गांधी जी जैसे लोगों को राजी करो। लेकिन इसी स्थिति में सारे प्रयास विफल हो गए और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया कि भैया यही मौका है, अब लड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने की लिए राजी किया? कि भाई ऐसा नहीं है कि नमक आंदोलन, गांधी जी मानते थे कि भाई पुरुष हैं तो वो चलेंगे, महिलाओं को थोड़ी कठिनाई होगी, तो दांडी मार्च में अंग्रेजी शासन अपनी क्रूरता का भी प्रयोग करेगा, लाठियों का भी प्रयोग करेगा, तो गांधी जी कहते थे महिलाएं इसमें शामिल ना हो। लेकिन उन्होंने बोला कि भैया सीमित ना रखने के लिए राजी किया, तो वो कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है। आगे आएंगे। भैया ये मुझसे मत पूछो प्लीज, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ। गांधी जी की बकरी क्या नाम था? गांधी जी ऐसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 49,568 में एक प्रश्न आया था, गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जनते के रचयिता कौन थे? अगर नरसिंह मेहता ने लिखा उस गीत को, तो उस तरह के प्रश्न छोड़ देने हैं। जैसे आपका, मैंने एक बार क्वेश्चन कराया था एसएससी में, गांधी जी ने लंगोटी पहनना अनिवार्य कब से किया? पैट ने वो क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चों ने स्लाइड चला दिया, तो हमारे गुरुजी ने करवाया था। और अब गुरुजी ने एसएससी में बताया, आया पैट में, इस बात की क्या गारंटी है पैट को वहां बच्चों ने पढ़ा होगा? और मैंने तो तब भी बच्चों से कहा, इस तरह के प्रश्नों को छोड़ दिया करो, करने वाले प्रश्न नहीं होते। गांधी जी कहाँ नहाते थे, कहाँ सोते थे, इसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में आएगा, छोड़ना है, करने लायक क्या था यार उसको करना है ना। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह, अब ये नमक सत्याग्रह भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी हुआ, तो किसने किया था जरा बताएं? तो आप बोलेंगे भैया आपका सी राजगोपालाचारी, गांधी जी के समधी थे। ठीक है। इसको बोला गया 1930 में वेदारण्यक मार्च। वेदारण्यक मार्च इसको कहा गया है, वेदारण्यक मार्च। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी ये बने थे। ये बता दिया ना मैंने पिछले प्रश्न का आंसर, हाँ, कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने कहा महिलाएं भी भाग ले। क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, रिक्त स्थान के सदस्य के रूप में भारत आए थे। एटली भारत की आज़ादी के समय प्रधानमंत्री, जिसने भारत की आज़ादी की घोषणा भी की, ये कौन से उसमें आया था? तो जब साइमन कमीशन आया था तो एटली उसका एक मेंबर था। साइमन कमीशन 1928। ठीक है। 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। कब? 3 फरवरी 1928 को आया था। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, लेकिन 7 सदस्य थे। उन्हीं 7 सदस्यों में, जैसे 7 सदस्यों की अगर हम बात करें, उसमें कौन कौन थे? एक तो साइमन ही हो गया, जॉन साइमन। कितने अंग्रेज, सारे के सारे अंग्रेज या कोई भारतीय भी था? एटली इसमें था, क्लीमेंट एटली। लासन था इसमें, लासन। कार्डोगन था इसमें, कार्डोगन। कार्डोगन एक मेंबर था आपका। हार्टशोन था, हार्टशोन था आपका। फाकस था आपका। और होवार्ड था, होवार्ड था। ये 7 के 7 अंग्रेज थे इसमें, इसीलिए तो भारतीयों ने विद्रोह किया। व्हाइट मैन कमीशन, इसीलिए तो इसको कहा कि भाई ये आ क्यों रहे थे। तो 1919 का एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उधार सुधार था, उसकी, क्या बोलोगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसकी जांच के लिए आ रहे थे। इन्होंने कहा कि भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधार हो। उन्होंने बोला यार भारतीय बताएंगे ना, कुछ भारतीयों को तो शामिल करो, हमारे यहाँ सुधार को देखने आ रहे हो, हम ही तो बताएंगे। सारे के सारे अंग्रेज। इसलिए लाला लाजपत राय ने विद्रोह किया, और लाला लाजपत राय की विद्रोह में मौत हुई। उसी मौत का बदले के लिए सैंडर्स की मृत्यु हुई फिर। 1 महीने के अंदर मारा ना। भगत सिंह जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि 1 महीने के अंदर बदला लेंगे, और फिक्स 1 महीने में बदला लिया। मारना तो दरअसल में स्कॉट का था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था स्कॉट, जिसने लाला लाजपत राय जी पर लाठी बरसाई थी। सैंडर्स था असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसने भी लाठियां बरसाई थी। भीड़ में सब लोग बचाने का प्रयास कर रहे थे, नेहरू भी उसी भीड़ में शामिल थे, भगत सिंह जी भी उसी भीड़ में उस समय वहां पर खड़े थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने अपनी क्रूरता, कभी क्या बोला था उन्होंने, अस्पताल में भर्ती करते समय, मौत होते समय उन्होंने क्या बोला? मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बन करके उभरेगा। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, किस लिए? क्योंकि नारे लगे थे, गो बैक साइमन, गो बैक, गो बैक साइमन। मतलब साइमन तुम वापस लौट जाओ, गो बैक साइमन। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया?
महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए गांधी जी को तो चोरी चोरा के बाद गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, तो भारतीय कोई नहीं था, क्या बोलेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए? मैंने बताया ना, तो जब आपका दांडी मार्च के दौरान फोटोज ली गई पत्रकारों के द्वारा, तो गांधी मार्च, तो क्या बोलेंगे भैया, एक दबाव आया इरविन पर ब्रिटिश सरकार की ओर से, यार तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इरविन इस टाइम भारत में वायसराय था। उन्होंने बोला यार तुमने तो नाक कटवा दी हमारी पूरी दुनिया के सामने, कैसी इमेजेस आ रही हैं कि अंग्रेज अधिकारी आपका लाठी बजा रहे हैं भारतीयों पर, बोले इसको सेट करो, इसको ठीक करो, अच्छी इमेज बनाओ, है ना। तो क्या बोलेंगे, 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं दिल्ली समझौता। जैसे इस समय जितने लोग गिरफ्तार हुए, गांधी जी ने यहाँ पर ही स्टेटमेंट दिया कि भाई जिन लोगों की नौकरियां गई हैं आपका आंदोलन में, उन सब की नौकरियां वापस हों, जितने लोग बेवजह गिरफ्तार कर लिए गए उनको बेवजह गिरफ्तार ना किया जाए, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, यूनियंस की बात हुई, लेबर यूनियंस की बात हुई। गांधी जी ने यहाँ पर कह दिया कि उन सभी को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक बंदियों को जो आपका किस में शामिल नहीं है, हिंसा में शामिल नहीं है, यानी जो हिंसा में शामिल है उनको ना छोड़ा जाए। इसका दूसरा पक्ष यही तो हुआ, है ना। तो इसीलिए बाकी लोगों की डिमांड उठाई गई। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज मतलब राउंड टेबल, जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उनको ये बुला करके यहाँ बिठाते थे, तो भैया क्या दिक्कत है, कहीं भी आंदोलन होता तो ये बुला लेते थे, यहाँ बैठ जाओ आकर के और बता दो क्या दिक्कत है। तो ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते थे? लंदन में। और इनको कौन करता था हमेशा, अध्यक्षता इसकी ब्रिटिश पीएम। तो गोलमेज सम्मेलन जब हुए तो ब्रिटिश पीएम कौन था? मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इस दौरान जो कुछ भी हुआ 1930 से 32 के बीच में, जैसे आपका वो सांप्रदायिक पंचांग आया था, ठीक है, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की भाई दलितों को अब 2 वोट का अधिकार होगा, वो भी इसी व्यक्ति के दिमाग की उपज थी, भाई कैसे बांटा जाए, वो इस पर प्रयास करते थे। तो पहला पूछा, दूसरा पूछा, दूसरा कब हुआ था? 1931 होगा, सितंबर। अगर पहले की बात करते हैं, पहला होगा आपका 12 नवंबर से लेकर के 1930 से लेकर के शुरू हुआ और 19 जनवरी 1931 तक चला था। दूसरे की बात करें, दूसरा जो सम्मेलन चला वो 7 सितंबर 1931 से चला, 1931 से शुरू होके 1 दिसंबर 1931 तक चला। तीसरे की बात साथी हम करें, तीसरा चला आपका 17 नवंबर आपका 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932, ठीक है। पूना पैक्ट, अब रेमजे मैकडोनाल्ड तो ले आया आपका सांप्रदायिक पंचायत को, कम्युनल अवार्ड को, 24 सितंबर 1932। बोलो भाई, 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ? पूना समझौता हुआ। किस किस के बीच हुआ था पूना समझौता? क्या बोलेंगे इसमें भैया? गांधी जी तो विरोध में आ गए कि भाई दलितों को 2 वोट का अधिकार क्यों मिले, गांधी जी ने विरोध कर दिया। 2 वोट का अधिकार समझ पा रहे हो ना आप में से कितने, तो सब लोग वोट डालते होंगे, 18 18 प्लस होंगे ना। 18 प्लस होने का मतलब कि आपके पास आज कितने वोट का अधिकार है? 1 वोट का। तो एक ही तो वोट डाल सकते हैं आप किसी चुनाव में आज, जी भैया। इस समय रेमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी कि जो आपका आरक्षित है SC ST के लिए, वो अपने व्यक्ति अपना 1 वोट का अधिकार होगा, और एक वोट डालेगा UR के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 2 वोट का अधिकार उसके पास हो गया था, है ना। तो महात्मा गांधी और किस किस के बीच में हुआ था? बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, दोनों के बीच में, ठीक है। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932, यरवदा जेल में, क्योंकि गांधी जी भूख हड़ताल पर आ गए कि भाई मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, 2 वोट का अधिकार नहीं। फिर आपका यहाँ पर इन्होंने बोला कि भैया ठीक है, रिजर्वेशन को बढ़ा लेते हैं, 71 की जगह रिजर्व सीटों की संख्या 148 कर दी गई, रिजर्वेशन को बढ़ा लिया गया, और आपका किसको, जो 2 वोट का अधिकार था उसको वापस कर लिया। गांधी जी ने कहा, "ये अंग्रेजों की चाल है हमारे देश को बांटने की, ऐसा मत करो।" ठीक है, गुरुजी मैंने आज तक वोट नहीं दिया, भैया दिया करो यार वोट, वोट वोट दिया करो, देना चाहिए वोट, ठीक है।
जर्मनी की रेडियो रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? आजाद हिंद रेडियो सेवा। तुम्हारी वोट लेने के लिए फिर मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अब तुमको वोट देनी ही पड़ेगी। आगे आएंगे। वेरी गुड रुबीना जी, बहुत ठीक आंसर है बच्चों। आजाद हिंद रेडियो सेवा किसने शुरू की थी दोस्त बताएंगे भैया? ये आपका किसने? जर्मनी में। क्योंकि जर्मनी में आजाद हिंद फौज का योगदान आपको पता ही है भारत में क्या विशेष है। भारत की आज़ादी में सबसे हिडन पार्ट इन्हीं का है। क्योंकि अगर ब्रिटेन को कमजोर ना किया होता, जर्मनी से मिलके, जापान से मिलके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जो हालत खराब हुई, उसके पीछे कौन व्यक्ति है? सुभाष चंद्र बोस। हिटलर ने भी क्या कहा था इनको? नेताजी। हिटलर किसी को नेताजी नहीं कहता पूरी दुनिया में, लेकिन उसने क्या बोला? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा। उसने कहा ये नेताजी हैं। बहुत कूटनीतिक मुलाकातें उनकी हुई, जिनके बारे में बहुत कम लिखा भी गया है। इन्होंने क्या बनाया था? फ्री इंडिया सेंटर। वो जर्मनी में ही तो बनाया था। फ्री इंडिया सेंटर कहाँ पर बनाया था? 1941 में। 1941 में जर्मनी, क्योंकि कांग्रेस तो इनके पीछे पड़ गई थी। जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया त्रिपुरी में 1939 में, तो इनकी तो जासूसी होने लगी हर तरह से। फिर तो ये जियाउद्दीन के भेष में भागे थे ना देश से, चुपचाप निकल के जान बचा के भागना पड़ा। अपने ही देश में ऐसा माहौल बना दिया कांग्रेस ने कि इनकी पे जो है नजर रखे जाने लगी। ठीक है। फ्री इंडिया सेंटर 1941 जर्मनी। 1942 1942 में ये बना। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, शरद चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसका है साथी? ये भी किसने बनाया था भाई? इन्होंने बोला ठीक है तुम मुझे कांग्रेस में नहीं रख रहे हो, तो 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। लेकिन मैं पूछूं आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? वो 1943 है, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज 1943, जानते हो ना? कैप्टन मोहन सिंह थे, रास बिहारी घोष थे और सुभाष चंद्र बोस थे। देश बंधु नवयुग संघ का गठन किसने किया था? एक संगठन बना, ठीक है, क्या बोलेंगे वो किसका था? कन्नेगिन हुमंतु का या तिरुपुर कुमारन का? भारत की आजादी के लिए दक्षिण भारत में क्या बना? देश बंधु नवयुग संघ बना एक, ठीक है। लक्ष्मी सहगल जी को पता है ना आपको? लक्ष्मी सहगल जी आजाद हिंद फौज की जो रानी लक्ष्मी रेजिमेंट थी, आजाद हिंद फौज में थी ना, नेहरू रेजिमेंट आपका। ऐसी ही जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी, उसकी कमांडर कौन थी? लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल यही है जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी के खिलाफ राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आपका पार्टिसिपेंट थी। ठीक है, आते रहते हैं जानवी कि मेरे एमटीएस में आया था, ये सब जगह आते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? क्रिप्स कब आया दोस्त बताएं? अभी मैंने बताया था किस लिए आया था। आप सब ये बताओ किस लिए आया था क्रिप्स मिशन? तो आप कहेंगे भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम भारतीय जो है ब्रिटेन के झूठे आश्वासन में फंस नहीं रहे थे, इसीलिए हमको मनाने आया झूठे। क्या बोलेंगे? मार्च 1942 में, 23 मार्च 1942 को आया था। तो किसने भेजा था ये भारत में उस समय? चर्चिल ने भेजा था। चर्चिल। चर्चिल। कैबिनेट मिशन भाई, अब जब हालात ऐसे हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ब्रिटेन की आर्थिक क्षति हो गई, बहुत कमजोर हो गया, और जब ये तय हो गया कि भाई भारत अब जो है वो आज़ाद करना ही पड़ेगा, तो अंग्रेजों ने एक बीज और सोच लिया था पहले ही कि भाई भारत और पाकिस्तान दो हिस्से तो बना के जाएंगे, उसका बीज तो बो के जाएंगे। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया था 1946, 1941, 1940, 1943। 1940, सॉरी 1942 आपका क्रिप्स है ना, कैबिनेट पूछा है। 1946 होगा, क्या बोलेंगे? 1946 होगा। 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है भाई, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए भाई संविधान, देश चलेगा तो संविधान चाहिए, संविधान चाहिए, उन सब आदि चीज़ों के लिए कैबिनेट कैबिनेट मिशन भारत आया। पैंथिक लॉरेंस जो उस समय पर कौन था? आपका भारत सचिव था, ये आया। क्रिप्स आया आपका, स्टेफोर्ड क्रिप्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है। और एक आपका एवी अलेक्जेंडर आया। क्रिप्स तो क्योंकि साथी आपका नेता था वहाँ पे लेबर पार्टी में, मतलब मजदूर वर्ग से उठा हुआ नेता था, तो इसकी इमेज अच्छी थी इसलिए इसको भेजा गया। पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना से था, वहाँ की नेवी से। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था?
भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से। यहीं पर अरुणा आसफ अली ने क्या कर दिया था? झंडा फहरा दिया था कांग्रेस का। ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से ये शुरू हुआ। सब लोग गिरफ्तारी हुई इसमें। गांधी जी को तो ऑपरेशन जीरो चला करके गिरफ्तार कर लिया गया तुरंत ही। 8 अगस्त 1942, एसएससी 8 अगस्त मानता है इसकी डेट। वैसे तो 9 अगस्त भी बहुत जगह कही जाती है, क्योंकि 9 अगस्त 1925 को जो घटना हुई थी उसकी लेकर के हमारे देश में बहुत अच्छी मेमोरी है कि भाई 4 लोगों को फांसी हुई, स्मृति मनाई जाती है, तो युवाओं में एक जोश होता है। तो गांधी जी का प्लान था कि 9 अगस्त को 17 साल पूरे हो रहे हैं काकोरी के, तो इसीलिए उस दिन एग्जीक्यूट इसको करेंगे। लेकिन बोलते कि वो रात को ही एग्जीक्यूट हुआ और गांधी जी को तो ऑपरेशन जीरो चला करके गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बढ़िया जी, 1942। नेक्स्ट। आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो अगस्त में शुरू हुआ। स्वदेशी भी अगस्त में शुरू हुआ था, लेकिन इसको अगस्त क्रांति मत कर देना। ठीक है, होम रूल 1916, खिलाफत 1919, ये तीनों बताई मैंने आपको। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हस्तांतरित होगी? क्या घोषणा हुई है? देखना जरा ध्यान से, जून 1947। लेकिन आजाद हम कब हो गए? अगस्त 1947। कितने लगभग अंतर है? 10 महीने का। इस 10 महीने की जल्दबाजी को लेकर के देश में क्या परिवर्तन आए? कितने लाखों लोगों के घर बर्बाद हुए, कितने लाखों लोग साथी पलायन का शिकार हुए, कितने लाखों लोगों की हत्या हो गई, कितने, मैं ये कहता हूं कि हजारों स्त्रियों के साथ में बलात्कार हुए इस 10 महीने की जल्दी में। बस मैं इस एनालिसिस और स्टडी के लिए आपको कह रहा था कि ये 10 महीने पहले इतनी जल्दबाजी क्यों हुई, और उसका एक एनालिसिस अपने जीवन में करना। ये समझना कि भैया ने एक टास्क दी थी हमको। भैया आप देख लेना, 102वां क्वेश्चन जरूर देखना, अभी देखेंगे भाई साहब, 102 को भी देखेंगे। तो किसने घोषणा की थी ये? क्या बोलेंगे भैया? ये क्लीमेंट एटली ने घोषणा की, भारत की आज़ादी की घोषणा। क्या बोलोगे? क्योंकि 3 जून को क्या आया था? 3 जून 1947 को आई थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने पहले ही तय कर लिया था कि भाई कैसे बांटेंगे इसको, कैसे 2 हिस्से होंगे इसके। ठीक है, माउंटबेटन। माउंटबेटन की बेटी कौन थी आपकी? एडविना, नेहरू जी के नज़दीकी। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? रावलपिंडी में थे, नई दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे? कलकत्ता में। कलकत्ता याद रख लेना, नोआखली के जो दंगे थे, गांधी जी वहां पर अनशन कर रहे थे कि भैया हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो ये संघर्ष बना हुआ है, जो मारकाट मच रही है आज़ादी के समय, ये कैसे ही बंद हो। लेकिन एनालिसिस की बात आप लोगों के लिए ये है कि वो मारकाट मच क्यों रही थी? क्या ऐसे साथी कदम उठाए गए थे? क्या ऐसी स्थिति सच में पैदा करने का प्रयास किया गया था कि कोई मारकाट ना हो? या उस मारकाट से बचने का कोई उपाय पहले क्यों नहीं अपनाया गया था? और वो आखिर वो मारकाट क्यों हुई? क्या कारण थे उस मारकाट होने के? क्यों वो जल्दबाजी में बहुत जल्दी से एकदम से देश के विभाजन को लेकर के बहुत जल्दी हुई कि भैया अब तो इसको बिल्कुल आगे नहीं भेजना, अभी करना है, जबकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक आपका प्रॉमिस भी आ गया था, घोषणा भी सब कुछ हो चुकी थी, तो होना तो था ही। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? उसी जल्दबाजी का नतीजा है। भैया 102 को देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ भाई साहब क्या है। जो कोई गलती होगी उसको सुधारेंगे अभी। 102, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की? दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की? ओहो, दादा भाई नौरोजी के दोस्त यहाँ पर देखिए, दोनों वर्ष लिखे हुए थे। कलकत्ता अधिवेशन मैंने वर्ष नहीं देखा, कलकत्ता अधिवेशन मुझे लगा और है ही नहीं, इसलिए मैंने कहा चारों विकल्प पढ़ने चाहिए। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज की बात हुई थी। और कोई क्वेश्चन बताइए, किसी में आपको कोई डाउट हो? एक साथी हमारा 109 के लिए लिख रहे हैं, भैया 109 में भी एक छोटी गलती हुई है। 109 में देख लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। रेहाना तैयब जी, एकदम से ठीक है दोस्त। वंदे मातरम क्या बोलेंगे? 109 में क्या दिक्कत हुई बोलेंगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे। बाकी आप सुधार लेंगे कोई बात होगी तो। सर जेबी कृपलानी जी, आपका आज़ादी के समय जेबी कृपलानी ही थे। ठीक है, वो मेरठ में थे 1946। तो 1946 जब मेरठ में बने तो उसके बाद तक भी रहे। भैया कांग्रेस के सबसे कम उम्र के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कांग्रेस के कांग्रेस के सबसे कम उम्र के
अध्यक्ष वो साथी आपका अबुल कलाम आज़ाद बने थे, ठीक है। अबुल 35 साल की एज में वो बन गए थे 1923 दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। और सबसे लंबे समय तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष जो रहे हैं वो आपके अबुल कलाम आज़ाद ही रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं दोस्त, ये एक लकी, क्या कह रहे हैं आप, डीएसएसबी टीजीटी, नहीं नहीं, उसका उसके लिए कक्षा नहीं है ये कक्षा है दरअसल में हमारा विनर बैच आया था काफ़ी टाइम पहले, फिर विनर 2.0 आया, तो एग्ज़ाम की डेट जल्दी की आ गई। तो विनर पर 2.0 के तहत क्या हो गया आपका, फिर तो विनर से हम पढ़ा ही चुके थे, बच्चों को दे ही दिया। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कोर्स तो आया अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले, वो उस टाइम तो उसको पढ़ते नहीं है, वो कब भागेंगे, कुछ बच्चे लास्ट के मंथ में भाग लेंगे एकदम से, एक ही महीने में अब हीरो बन जाते हैं। इस तैयारी से बचो, इस टाइम पे तो आपके सिर्फ रिविजन्स होने चाहिए। और ये क्या है आपका वंडर क्लास, ये आपका एक अच्छा रिवीजन है, क्योंकि इस बार तो टाइम ही नहीं मिला एसएससी सीजीएल के लिए, नहीं तो मैं तो इसे और बहुत बेहतर और बहुत विस्तार से करवाने वाला था, लेकिन आपके लिए टाइमिंग बची नहीं, एकदम से डेट आ गई। क्योंकि आज तक एसएससी ने क्या किया, आज तक एसएससी ने ये किया कि अपने लास्ट मंथ में, जैसे कैलेंडर मिलता था सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर में एग्जाम होता था, और इस बार पहले वाले में करा लिया, है ना। तो इनका कोई फिक्स सेटअप नहीं है कि भाई जिस तरह से चलते हुए आता उसी तरह से चलो, स्टूडेंट भी तो उसी तरह से टारगेट बनाता है अपने, टीचर्स भी उसी तरह से टारगेट बनाते हैं अपने कैलेंडर के अनुसार ही। अब बच्चे सोचेंगे कि भैया अब पहले मंथ में हो जाएगा सितंबर अक्टूबर, यानी कि सितंबर में होगा, या कहीं जून जुलाई इन्होंने लिख दिया, कभी जून में हो कभी उसको पीछे ले ऐसे फिक्स नहीं है, जो कि होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलेंगे। वेरी गुड। हाँ वही ना, पर वो ये है कि स्टूडेंट तो ये सोच लेता ना यार अकेले मेरे लिए थोड़ी कि एसएससी ने, हम सबके लिए ही है, बस यहाँ बात हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बाकी किसी और साथी ने कुछ लिखा नहीं, मैं देख रहा हूँ इतनी देर से। चलो सर, मुझे आपसे मिलके बहुत सारी बातें करनी है आपके पास बैठ के, ठीक है। ओके डन, आप कभी भी आ सकते हैं दोस्त, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।